ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया है। वहीं उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां पूर्वांचल क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत पांडे सांसद प्रत्याशी ने विष्णुपुरा ग्राम सभा में एक प्रेस वार्ता किया। इस दौरान शशिकांत पांडे ने कहा कि हमारी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बासजी विधानसभा एवं सदर लोकसभा बलिया विधायक को जिताने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूर्वांचल राज्य की मांग कर रही है और जो भी पार्टी पूर्वांचल मांग को स्वीकार करेगी, हमारी पार्टी उसके साथ काम करेगी। हम इसलिए केवल सलेमपुर से ही नहीं, अन्य 5-6 संसदीय क्षेत्रों से अपने कैंडिडेट लड़ाने वाले हैं। मैं एक प्रत्याशी नहीं बल्कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और इसलिए मैं लड़ रहा हूं चुनाव। मैं पंडित भी हूं, हमारे यहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं और मैं सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर का प्रिंसिपल भी रहा हूं। इसके साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के फाउंडर सदस्यों में से था। जब भारतीय जनता पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का समझौता हुआ था, सरकार में मैं ब्राह्मण संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी था। और रह गई बात, हम आज देख रहे हैं कि हमारे यहाँ विकास, हमसे बाद में आज़ाद हुए देश बहुत विकास कर गए, लेकिन हमारा देश जातिगत मुद्दों पर उलझा हुआ है। संविधान में हम संशोधन भी चाहते हैं, क्योंकि एक जिले को चलाने के लिए आईएएस की परीक्षा पास करनी पड़ती है और हमारे संविधान में अंगूठा टीप जो निरक्षर हैं उनको भी देश चलाने का अनुमति मिल जाता है। जबकि कहा जाता है कि शिक्षा विकास की जननी है। जब तक जननी विकास की नहीं रहेगी तो विकास का पुत्र पैदा कैसे होगा। इसलिए यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है। आज तक जितने शिक्षा मंत्री हुए, वर्तमान शिक्षा मंत्री तो कुछ कर रहे हैं, इसके पहले जितना शिक्षा मंत्री हुए सब अनुभवहीन हुए, क्योंकि उनको शिक्षा के विषय में जानकारी नहीं थी। कारण ये है कि 1980 का आईएएस का पेपर ले लीजिए और आज सुपर पेपर ले लीजिए, लमसम मिलता जुलता मिलेगा। इतना योग्य अध्यापक होते हुए और इतनी व्यवस्थाएं विद्यालयों में होते हुए, न वो विद्यालय में लड़का अपना अध्यापक पढ़ाता है, न वो मंत्री पढ़ाता है, न कोई गजटेड ऑफिसर पढ़ाता है। आखिर वजह क्या है? सब योग्य हैं, सब व्यवस्थाएं हैं। इसका मतलब कि जो नेतृत्व करने वाला है आज तक सही नेतृत्व कर नहीं पाया। हमारे देश के विकास में अहम भूमिका जो है शिक्षा की है, चाहे किसी भी विश्व के विकास में अहम भूमिका शिक्षा की है। जहाँ शिक्षा होगी वहीं विकास होगा। अब हमारे पार्लियामेंट में बिना शिक्षा के लोग जब चले जाएंगे तो फिर देश का विकास कैसे संभव होगा। अब रह गई बात, कोई कहता है कि जातीय गणना करा लीजिए, कोई कहता है कि जातिगत आरक्षण बढ़ा दीजिए, इससे देश का विकास होने वाला नहीं। के नाम पर योग्यताओं का घोटाला हो रहा है, जो देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब योग्य लोग योग्य पद पर नहीं जाएंगे तो फिर देश का विकास कैसे होगा। जात के नाम पर 30 नंबर पाने वाले को नौकरी दे देंगे और योग्य व्यक्ति को कह देंगे कि आप सामान्य वर्ग के हैं, आप 100 नंबर लाए हैं, आपका नौकरी नहीं होगा। सर, एक चीज़ है, पूर्वांचल क्रांति पार्टी के आप एक पदाधिकारी हैं, एक प्रदेश स्तर के हैं ना? नहीं, राष्ट्रीय स्तर के। तो क्या इस मुद्दे को आपकी पार्टी सत्ता में आने के बाद परिवर्तन करेगी कि नहीं? निश्चित करेगी। कभी भी हमने जो कहा है वो मैंने किया है। अभी भी मैं जब शिशु मंदिर का प्रधानाचार्य था करीब 15 सालों तक, उस समय मैंने 5000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया। इस क्षेत्र को वार्षिकोत्सव मैंने ही पहले कराया, अभिभावक सम्मेलन मैंने ही पहले कराया और शिक्षा की क्रांति मैंने लाया। आज जो है हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण करके आरक्षण देना। उसके साथ योग्यताओं में हो रही हम देखी जात के नाम पर नियुक्तियां
और योग्य व्यक्तियों को दरकिरार करना, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। तीसरी बात है, हमारे क्षेत्र में यही रिगवन में हॉस्पिटल है जिसमें 35 बेड का हॉस्पिटल है जो सड़ रहा है आज डॉक्टरों के बिना। आज इस तरह के जो विकास संबंधित बाधाएं हैं, जो सरकार का ध्यान नहीं है, हम सत्ता में आएंगे तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं रहेगा जिसमें डॉक्टर नहीं रहेंगे। आज इतने बड़े हॉस्पिटल में इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ और उसके बाद वो गिर रहा है, यह कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे 2024 में? हमारा चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा। मैंने जातवाद के मुद्दे को कभी न प्रश्रय दिया है न देंगे, क्योंकि गरीबी कोई जात देकर नहीं आती है। आज गठबंधन एक बना हुआ है, क्या गठबंधन के साथ रहेंगे कि अलग रहेंगे? ऐसा है कि गठबंधन अगर हमारे विचारों के साथ होगा तो हम गठबंधन के साथ रहेंगे, नहीं तो क्रांति तो हो, हमारी पार्टी का नाम है ये है। वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहेंगे? वर्तमान सरकार कुछ पहलुओं पर ठीक चल रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे सड़क की मुद्दा है, चिकित्सा की मुद्दा है, इन मुद्दों पर उनको सुधार लाना चाहिए और जातिगत आरक्षण पर इनको कुछ हट करके कार्य करना चाहिए। सलेमपुर की जनता के लिए क्या रहेगा? पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा की भरपूर व्यवस्था कराएंगे, विकास कराएंगे, हर वर्ग के युवाओं को नौकरी दिलवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जा कर के और बढ़ जाएंगे। आजकल आज़ादी के बाद से जितने सलेमपुर में सांसद चुन करके गए सब सीजनली हुए, केवल सीजन में आते हैं। नेता 3 प्रकार के होते हैं, रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल। तो अभी तक सीजनल और रीजनल ही यहाँ आए हैं। अब हम लोग ओरिजिनल हैं, 12 महीना हर समय क्षेत्र में रहते हैं, जनता की दुख सुख में रहते हैं। हम लोग को मालूम है कि जनता की आवश्यकता इसमें क्या है। आप एक ज्योतिषचार्य भी हैं, आप एक ज्योतिषचार्य भी हैं। जिस तरह से राजीव कुमार ज्योतिषाचार्य हैं, जो पहले से एक अपनी ज्योतिष गणना से बता दिए थे कि ये सरकार जो है लुप्त हो जाएगी 5 चुनाव में, लेकिन उनका गणना फेल मार गया और 5 राज्य में जो है वर्तमान सरकार आ गई, कमल का फूल खिल गया। क्या आप अपने ज्योतिष से 2024 में की गणना के बारे में कुछ बताएंगे? हमारे मित्रों ने बताया था कि इंडिया गठबंधन बना है। हमने कहा कि भाई और जाति गणना की बात है। लोगों ने घोसी के चुनाव में कहा था कि जाति गणना जो है रंग ला रही है, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, ये जाति गणना जो है इन लोगों का फ्लॉप होगा और 3 राज्यों में फ्लॉप हुआ। हमने कहा था, जैसे आपके सीपी सिंह मित्र हैं, उन्होंने पूछा, मैंने कहा कि जातीय गणना जो है, क्योंकि इस समय और दूसरी बात है कि कर्म, जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रमनिष्ठा कल्याणी है। हाथ की रेखाएं कर्म पर बदल जाती है। बहुत ऐसे प्रसंग मिले हैं कि लोग ज्योतिष के भी इस वाणियों को अपने कर्म से बदल दिए हैं। जैसे सती सावित्री का पति सत्यवान अल्पायु था, लेकिन उसके पूजा पाठ एवं तपस्या से उन्होंने अपने पति को पुनर्जीवित कर लिया। तो ज्योतिष के से भी बढ़कर के कर्म होता है, कर्म से ही भाग्य बनता है। और जो व्यक्ति कर्म के हिसाब से चलेगा वो प्रगति करेगा, और जो बैठकर भाग्य भरोसे रहेगा वो कभी विकास नहीं कर सकता। बलिया में मैंने समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी को, और 2 सीटों पर मैंने दौड़ा भी किया, बांसडी विधानसभा और बलिया विधानसभा, और दोनों विधानसभा सीट हमारे बदौलत जो। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजित पीएससी के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने पीएससी की 35वीं वाहिनी को बधाई दी है। इस दौरान कहा कि पीएससी अपना बेहतर योगदान कर रही है, यूपी के कानून व्यवस्था में अपना योगदान दे रही है। प्रदेश पीएससी के स्थापना दिवस के आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश पीएससी पद से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिकगण, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों,
आज उत्तर प्रदेश पीएससी की स्थापना दिवस है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पीएससी पद से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, सभी कार्मिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश पीएससी का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। सत्रह दिसंबर 1947 को मिलिट्री पुलिस का नाम बदल करके पीएससी किया गया और उस समय यूनाइटेड प्रोविजनल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट 1948 के तहत इसका विधिवत गठन हुआ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पीएससी के लगभग 40,000 कार्मिक उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और पूरी तत्परता से निर्वहन करते हुए राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल सभी प्रकार के धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने में अति विशिष्ट महानुभावों के प्रदेश के कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा के साथ सुरक्षित संपन्न कराने प्रदेश में एसटीएफ में कमांडो ड्यूटी, एटीएस में कमांडो ड्यूटी, यातायात पुलिस ड्यूटी, यूपी 112 टीआरबी में पायलट ड्राइवर ड्यूटी, प्रतिसाद निरीक्षक ड्यूटी, रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी ड्यूटी समेत प्रदेश के अंदर एसएसएफ, एसडीआरएफ जैसे अनेक महत्वपूर्ण प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए ऐसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जहां पर पीएससी के जवान बहादुरी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। किसी भी बल की छवि उस बल के जवानों के शौर्य और पराक्रम से ही उनकी कीर्ति निर्मित होती है। और उत्तर प्रदेश पीएससी का इतिहास इस दृष्टि से सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हम सब जानते हैं जब देश की संसद में हमला हुआ था सन 2001 में, उस समय उत्तर प्रदेश पीएससी के जवानों के पराक्रम के कारण उस हमले को निष्फल करने में सफलता प्राप्त हुई थी। उन सभी हमलावरों को और बहादुर जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से मार गिरा करके उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया था। यही नहीं, देश की आस्था के प्रतीक श्री राम जन्मभूमि पर जब आतंकी हमला हुआ था, तब भी उस हमले को निष्फल करने का कार्य उत्तर प्रदेश पीएससी ने ही किया था और उनके मंसूबों को विध्वस्त करने का काम किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश पीएससी के इस गौरवशाली कार्यों
और प्रदेश में बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने में किए गए अप्रतिम योगदान को भी बहुत संकीर्ण सोच के दायरे में लाने का प्रयास हुआ। हम लोग आज भी इस बात को देखते हैं कि कहीं देश के अंदर कहीं कोई उपद्रव होता है, कोई चुनाव की ड्यूटी की बात होती है तो लोग उत्तर प्रदेश पीएसी की डिमांड करते हैं। लेकिन उस कुत्सित सोच का परिणाम क्या था कि उत्तर प्रदेश में पीएसी की 46 ऐसी कंपनियों को जो प्रदेश के अंदर यहां अपना योगदान देती थी उन्हें समाप्त किया गया। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पीएसी के इस गौरवशाली अतीत को देखते हुए उनके नेशन फर्स्ट के उनके अभियान को देखते हुए आज प्रदेश में पीएसी के कुल 33 बटालियन में 273 कंपनियां पूर्णतः क्रियाशील हो गई हैं और जिसमें पीएसी के वर्तमान में 41,893 आरक्षी और 698 प्लाटून कमांडरों की भर्ती भी इस दौरान हमारी सरकार ने पूरा करते हुए पीएसी में पदोन्नति के भी अधिक अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सशस्त्र पुलिस बल में 184 निरीक्षकों और 3,772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 257 उप निरीक्षक, 3,558 मुख्य आरक्षी और 12,774 आरक्षियों को भी प्रोन्नति प्रदान की गई। हम सब जानते हैं कि आरक्षी के पद में सीधी भर्ती की एक कार्रवाई वर्तमान में भी प्रचलित है, जिसमें 10,584 से अधिक भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित भी है। पीएसी बल का अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों, एसएलआर एवं इंसास राइफल तथा दंगा निरोधी उपकरणों यथा मल्टी सेल लॉन्चर, एंटी राइड गन व टीयर गैस गन से सुसज्जित भी प्रदेश के अंदर किया गया। दंगा निरोधक उपकरणों और बाढ़ राहत कंपनियों के लिए भी आवश्यक उपकरण खरीदे गए। पीएसी जवानों की दैनिक उपभोग का भी उनकी गुणवत्ता युक्त सामान और वस्तुएं बाजार मूल्य से कम दाम पर उपलब्ध कराने के लिए 13 मास्टर कैंटीन और पीएसी वाहिनी यानी जनपदीय पुलिस लाइन में कुल 102 सब्सिडियरी कैंटीन भी वर्तमान में संचालित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत जवानों के बच्चों को न्यूनतम शिक्षण शुल्क पर उत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल स्थापित हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इनकी परीक्षा परिणाम 90% से अधिक देखने को प्राप्त हुए हैं। पुलिस मॉडर्न स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और नए पुलिस मॉडर्न स्कूल के निर्माण और फर्नीचर क्रय हेतु भी प्रदेश सरकार ने आवश्यक धनराशि की स्वीकृति की है। इसके अलावा पीएसी के जवानों हेतु आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पीएसी की 33 में से 31 वाहिनियों में उनकी आवासीय सुविधा हेतु पहली बार हाई राइज बिल्डिंग के रूप में प्रत्येक वाहिनी में
200 जवानों के लिए बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्य के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने के साथ साथ निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रदेश में महिलाओं को भी बल में स्थान प्राप्त हो, प्रदेश ने पीएसी की 3 महिला बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकाली बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर स्वीकृति दी है और इनमें कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। पहली बार कुशल खिलाड़ियों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया गया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2% कुशल खिलाड़ियों की भर्ती, जिनमें 500 से अधिक खिलाड़ियों की भर्ती अब तक संपन्न हो चुकी है, वह उनमें से कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी कुछ देर पूर्व हम लोगों ने यहां पर देखा भी है। प्रदेश के अंदर राज्य आपदा मोचन दल बल की भी, एसडीआरएफ की भी एक बटालियन का सृजन किया गया है, जिसमें 6 कंपनियां और 18 टीमें शामिल हैं। इनमें से 3 कंपनियां अर्थात 9 टीमों को क्रियाशील भी कर दिया गया है। शेष 3 कंपनियों को शीघ्र क्रियाशील करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 अतिरिक्त कंपनियों के उपयोगार्थ मोटर बोट्स और अन्य जितने भी इक्विपमेंट हैं, इसके लिए भी राज्य शासन ने आवश्यक धनराशि पहले ही स्वीकृत कर दी है। बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान कई मौकों पर पीएसी के जवानों ने जान माल की भारी क्षति को बचाया है। इस वर्ष पीएसी के बाढ़ राहत टीम और एसडीआरएफ के अथक प्रयास परिश्रम से 175 बच्चों समेत 1008 लोगों को उनके पशुओं के अमूल्य जीवन की रक्षा के साथ ही 20,000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में योगदान दिया है। मैं आज के इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से सभी जवानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा आपके हितों को सदैव प्राथमिकता पर रखी है और आपकी व्यवसायिक दक्षता, आपके कार्यों की गुणवत्ता और कल्याण और आपके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए सरकार निरंतर न केवल पूरी प्रतिबद्धता के साथ बल्कि संवेदनशील तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और मैंने स्वयं भी गृह विभाग को इस बारे में कहा है कि अगर पदोन्नति में कहीं कोई विसंगति है, एक समय सीमा के अंदर उस विसंगति को दूर करते हुए हमें इस उत्कृष्ट बल के मनोबल को बनाए रखने और जवानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन और पदोन्नति देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और यह कार्यक्रम यथा शीघ्र हम लोग घोषित करेंगे। इस अवसर पर एक बार फिर से, जब पीएसी अपनी स्थापना के 76 वर्ष पूरा करके 77 वर्ष पूरा कर चुकी है, उन स्थितियों में हम सबको ये ध्यान में रखना होगा कि आने वाले समय के लिए जब ये देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा तो संजोग से वही वर्ष उत्तर प्रदेश पीएसी की स्थापना का 100 वर्ष पूरा होगा। शताब्दी वर्ष के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश पीएसी को आगे बढ़ना है और इस रूप में जिसमें शौर्य और पराक्रम के साथ साथ व्यवसायिक दक्षता में अपने आप को तैयार करना, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश
पीएसी बल अपने आप को तैयार करेगा। आपकी इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पीएसी बल के सभी अधिकारियों और सभी कार्मिकों को, उनके परिवारजनों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।